हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मुझे पता है काफ़ी दिन के बाद आ रहा हूँ मैं। आई एम सो सॉरी, बट मैं कुछ चीज़ चेक कर रहा था। मैं ये चेक कर रहा था कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम, जो आज तक मैं यूट्यूब की वीडियोस देखा हूँ कि कैसे एल्गोरिदम ये सब काम करता है, वो देख रहा था। मतलब कि सच में डाउन जाता है या क्या है। तो अभी मैं जैसे इतने दिन वीडियोस नहीं बनाए, वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स ये सब कम थे, तो अभी सही टाइम था ये चीज़ चेक करने का। तो अभी तक मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे उन सबको मैंने जब अब जाके चेक किया, आज मैं चेक कर रहा था, तो वो सच में नीचे चले गए थे। मतलब यूट्यूब रिकमेंडेशन करना है या उसको प्रमोट करना कम कर देता है। तो ये बात सही है। तो जो लोग कहते हैं ना कि कंसिस्टेंट रहना है, जो मन में आ रहा है, जैसे मन में आ रहा है वो बनाते रहो, वो बनाते जाओ। तो ये बात सच है और ये मैंने आज अपने आप से एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ, ये बात सही है। तो कंटिन्यूअस रहना है, तो अब मैं कंटिन्यू ही रहूँगा। मुझे जस्ट ये चीज़ चेक करनी थी, क्योंकि लास्ट मैंने 2-3 चैनल अपने बनाए थे, वो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा था। बट अब नहीं छोड़ूँगा। तो जो चीज़ मेरे को कन्फर्म करनी थी वो हो चुकी है। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो ये, जो मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो था जिस पे मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हमें घर और कार कब लेनी चाहिए, तो वो उस टॉपिक पे बात हम आज करेंगे। तो देखिए, मैं आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊँगा कि मैं बैठ के आपको कैलकुलेट करके बताऊँ बुक में, कॉपी में या फिर फ़ोन में कुछ चार्ट-वूर्ट कुछ बना के दिखाऊँ। मैं सीधे सिंपल बात करूँगा जो आपको सीधे-सीधे समझ में आएगी। नॉर्मल लेमैन भाषा में बातें करूँगा, जो आपको सीधे समझ में आएगी। जो मतलब कि ऐसी नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ाने बैठ जाऊँ। जो चीज़ें हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस की है लाइफ़ में, वो चीज़ें आपको बताऊँगा, जो मुझे सही लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो-जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप अपने उसी चीज़ को मानो। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो, आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो। आप अपने जो आपको सही लगे वो आप करना एट द एंड। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप मेरे से रिलेट कर सकते हो तो उस चीज़ को मानना। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको रहना है या जैसे आपको चीज़ें लेनी है, खरीदनी है अपने लाइफ़ में, वो कर सकते हो। देखो, आज के लाइफ़ में कॉम्पिटिशन इतना है ना कि अगर हमें दिख रहा है कि हमारे जानने वाले कोई घर ले रहा है या कार ले रहा है, तो अपने आप ही हम सेल्फ डाउट में चले जा रहे हैं कि यार वो अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो रहा है। सक्सेस का मतलब ही लोगों ने ये बना रखा है कि घर होना, कार होना, ये सब होना, ये सक्सेस होता है। बट मेरे हिसाब से सक्सेस ये होता है कि आपके ऊपर कोई डेब्ट ना हो। आप किसी भी चीज़ के उधार में ना हो, लोन में ना हो, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है। एक टाइम होता है जब ये चीज़ ज़रूरी होती है, छोटा-मोटा लोन ये सब चल जाता है, बट ऐसा ना हो कि आपको हर समय ये टेंशन लगी रहे कि अगर मेरी नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो कैसे चलेगा काम? ये सारी चीज़ को लेके जो एक टेंशन रहता है ना, उसमें आदमी ना बँधा हुआ रहता है। तो मैं तो सक्सेसफुल उसे मानता हूँ जिसके लाइफ़ में ये सारी टेंशन नहीं है। तो आज की डेट में आप जहाँ पे काम कर रहे हो या आपके आस-पड़ोस में, हर जगह आपको कॉम्पिटिशन दिखेगा। अगर आप छोटा फ़ोन चला रहे हो, तो आपके साथ में काम करने वाला आपका पड़ोसी बड़ा फ़ोन चला रहा होगा। आप अगर बस से, मेट्रो से या कैब से ट्रैवल करते हो, ऑटो से ट्रैवल करते हो, तो आपके साथ काम करने वाला या आपके आस-पड़ोस में जो भी हैं, आपको जानने वाले लोग या आपके रिश्तेदारों में कोई कार ले रहा होगा, कोई कुछ ले रहा होगा। बट उसके पीछे आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उन्होंने अपने कमाई से लिया है? फिर उनकी कमाई कितनी है मंथली? ऐसा तो नहीं आपकी 30,000 40,000 है और वो बंदा कमा ही रहा लाख, डेढ़ लाख रुपए, तो उसे किसी बात की टेंशन नहीं है। ये चीज़ भी देखना है। हमें इस चीज़ में फ़ॉल नहीं होना है कि मेरे जानने वाले या मेरे आस-पड़ोस वाले या मेरे कलीग्स इतना सारा कमा रहे हैं या इतना सारा कैसे कर ले रहे हैं, उस चीज़ में हमें फ़ॉल नहीं होना है। जिस दिन आप इस चीज़ में फ़ॉल हो गए, तो इस चीज़ से आपको कोई निकाल नहीं सकता। आप फिर इस ट्रैप में ना फँसते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबका सपना होता है अपने पास खुद की कार हो, खुद का घर हो। बट ऐसा तो नहीं, उसके लिए हम अपना पूरा लाइफ सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं। तो मैं आपको सीधे-सीधे बात करूँगा, घुमाऊँगा-फिराऊँगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और अगर आपको कार और घर लेना है तो कैसे और कब लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है ना वो हर किसी के काम में आएगी, चाहे आपकी सैलरी, आपका इनकम कितना भी हो, ये सबके काम आएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एक साइड सेविंग ऑप्शन रखना है कि मतलब आपके मंथली कितना भी खर्चा हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कैसे आप उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, वो सब अलग बात है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका साइड से एक सेविंग होते रहना है, मतलब वो आपको टच नहीं करना है कैसे भी। अब चाहे वो अमाउंट आप अपने हिसाब से, अपनी सैलरी, अपने महीने के हिसाब से, जो भी आपका मंथली खर्चा होता है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो। तो आपका ना एक ये होना चाहिए कि आपका मंथली एक छोटा अमाउंट सेविंग्स में जाते रहना चाहिए। अब वो 2,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, कैसा भी। क्योंकि बूँद-बूँद से सागर भरता है। जब धीरे-धीरे आपकी सेविंगें बढ़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, उस दिन आपको यकीन होगा या उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपने हाँ, कुछ लाइफ़ में अचीव किया है। तो चाहे वो छोटा हो, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, जैसा आपको सही लगता है कि हाँ, उन पैसे की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये आप सेविंग्स में लगाओ। कैसे भी करके लगाओ, लगाओ। सेविंग
ये वाली सेविंग ना बहुत काम आती है आगे जाके। अब ये सेविंग में आप एसआईपी कर सकते हो, एफडी में डाल सकते हो। जो आप खुद से मैनेज कर सकते हो ना, उस चीज़ में लगाना। ये नहीं कि आप कमिटी लगाने लगे, ये करने लगे, वो करने। रेयर ही मैंने सुना है कमिटी करके कोई प्रॉफ़िट कमाया है या उसके पास अच्छे खासे हो सकता है आपके पास हमने जैसे 50,000 60,000 एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल ले लो 50,000 की कमिटी की आपको 50,000 मिल भी गए। बट मेरे को हाँ, एक टाइम पे 50,000 मिल गए वो ठीक बात है बट मेरे को लगता नहीं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे को कमिटी समझ में नहीं आती और मेरे को सही भी नहीं लगती कि एक बंदे को सब कुछ आपने दे दिया, पैसे दे रहे, कट रहे ये वो, आपको जब उठाना है उठा ले उसके बाद भरते जा रहे। आपको अगर सबसे बेस्ट मैं बताऊँ आप एसआईपी कर लो। एसआईपी करो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो भी है, आप इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना। तो ये आप करो। इसमें सबसे बेस्ट क्या है, हर समय जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे पहले आप इवैल्यूएट करो कि इस समय मार्केट कौन-सी चल रही है, आपको किस चीज़ में पैसे लगाने चाहिए। जब आपको ये चीज़ पता चल गई कि हाँ, मुझे इस चीज़ में पैसे लगाने, तो आपका जो फंड का पूरा कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में रहेगा। मान लो आपने जोड़-जोड़ के 50,000 कम आपने सेव किया अपने तरफ से, उस पे प्रॉफ़िट 10,000 भी मिला, एटलीस्ट 10,000 तो आपके पास प्रॉफ़िट है। प्लस उसमें ये आपको अभी चाहिए, अभी आप विथड्रॉ करो, 2 दिन में, 3 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि हाँ, आपने कमिटी ले ली, उसके बाद फिर अब दोबारा ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा, फिर चलेगी और लोगों की ये आपके हाथ में है। अभी आपको 50,000 आपने जमा कर दिए, 60,000 हो गए वो प्रॉफ़िट के साथ। अभी आपको 30,000 की ज़रूरत, 30,000 निकाल के अगले महीने से फिर एसआईपी चल रही, वो कंटिन्यू होता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। तो आपको ये करना है। सबसे पहले कार की ईएमआई, घर की ईएमआई ये सबको साइड रख दो। सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपकी सैलरी है उसमें से एक छोटा अमाउंट सेविंग में, एसआईपी में डालना है। एफडी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, एफडी अच्छी चीज़ है बट एफडी एक बार में आप बड़े अमाउंट का करो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आप ये कर सकते हो, आपने एक मतलब 1 डेढ़ लाख रुपए इसका बना लिया, उसे उठा के एफडी में डाल दिया और फिर ये आप ये एसआईपी शुरू कर दिया। बट उससे क्या है आपको कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है ना वो नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग का फ़ायदा ये है कि जब आप एसआईपी में लगाओगे, अगर आपको 1.5 लाख बनाने में 2 साल लगे या 2 लाख बनाने में 2 साल लगे, ये जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। वो आपके इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी ये सारे मतलब अपने पैसे बना सकते हो। तो अगर आपने को 2 साल लग गए 2 लाख रुपए इकट्ठे करने में, तो अगला जो 2 लाख है ना, वो आप डेढ़ साल में कंप्लीट कर लोगे। एसआईपी का फ़ायदा ये होता है। ठीक है? प्रॉफ़िट सब कुछ इंक्लूड करके जैसे 2 लाख आपके 2 साल में हो, तो अगला जो 2 लाख है, डेढ़ साल में आराम से हो जाएगा। तो इस वज़ह से मैं कह रहा हूँ आपको एसआईपी करने के लिए बेस्ट है। आज की डेट में एसआईपी बेस्ट है, बस शर्त ये है कि आप खुद से चेक करो। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, एआई आ गया आज के ज़माने में, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उससे पूछो कि इस समय में कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, कैसा नहीं। आप ये सारी चीज़ें चेक करो और उसके बाद अपने हिसाब से जैसा और ये एक और बात, अगर आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो पूरा का पूरा 5,000 एक ही चीज़ में नहीं लगा देना है कि गोल्ड फंड में उठा के लगा दिया, निफ्टी में लगा दिया, स्मॉल कैप में लगा दिया, मिड कैप नहीं। उसको डिवाइड करना 5,000 है तो 2 इसमें या 2 इसमें, 1 इसमें, 500, 500 इसमें, 1 इसमें ऐसे करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप ये चीज़ करो, बजाए कि आप जाके गाड़ी ले लो, घर ले लो और उसके बाद हर महीने उसकी ईएमआई जाएगी। अब घर घर और गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी कैसे लेना है सबसे पहले मैं वो बताऊँगा, उसके बाद घर कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार के लिए। तो हमेशा आप ये ट्राई करो कि जो भी आप कार चूज़ करो, एक तो वो अपने बजट के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं लोगों को और दुनिया वालों को दिखाने के लिए एक हाई-फाई कार ले लें। कार चलने के लिए होती है, ठीक है? हमें ट्रैवल करने के लिए और इमरजेंसी में काम आने के लिए होती है। अगर एक टाइम आएगा जब आप बहुत आगे अपनी लाइफ़ में निकल जाओगे, जब आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अफ़ोर्ड कर सकते हो, तब आप लग्ज़रियस कार के पीछे जाओ। वरना आप वो कार लो जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, जिसकी ईएमआई आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। मैंने पहले कहा था ईएमआई नहीं करनी चाहिए बट ये अभी जब मैं ईएमआई की बात कर रहा हूँ, वो इस वे में कह रहा हूँ कि जब आप ईएमआई शुरू करते हो तो आपका सिविल स्कोर सही होता है। सिविल स्कोर सही होने से ये है कि कल को जब भी आप किसी चीज़ के लिए लोन आपको इमरजेंसी में कुछ अप्लाई करना है या कुछ करना हुआ तो उसमें आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है सिविल स्कोर। अब कार मैंने कैस जैसे बताया कि आपको कार वो लेनी है जो बजट फ्रेंडली हो और आपको ये ट्राई करना है कि आप जो डाउन पेमेंट उसका दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करो। जिससे आपका जो लोन अमाउंट है वो कम हो और मंथली जो ईएमआई है वो भी कम हो। ईएमआई जितनी कम होगी पर मंथ की आपके लिए उतना बेटर है, आपके सर पे उतना कम टेंशन रहेगा। अब मान लो आपने अच्छी खासी महँगी कार ले ली, ठीक है? डाउन पेमेंट उसका 10 लाख की मान लो आपने कार ले ली। डाउन पेमेंट आपने 2 लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख रुपए दे दिए, बाकी आपने फाइनेंस करवा लिया। अब उसका जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 20,000, 22,000 तो मा आपके ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन होगा। तो सैलरी के हिसाब से आप अपनी कार चूज़ करो।
कार होनी चाहिए, ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ी और बहुत लग्ज़ूरियस हो। आने-जाने के लिए ट्रैवल लोग एक सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास लग्ज़ूरियस कार होनी चाहिए। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप कहीं भी जा रहे हो ना, चुपचाप से आपने अपनी छोटी कार है, कोई भी कार है, चाबी लगाई, वहाँ पहुँच गए, अपना एन्जॉय किया, जो भी जिस भी चीज़ में गए हो, फंक्शन हो गया, कहीं पे भी गए हो, रेस्टोरेंट या कहीं घूमने-फिरने, वहाँ गए, घूम फिर के अपनी चाबी लगाई, वापस आ गए। दूसरे जो सोच रहे हैं, वो खड़े होके वहाँ उनको सोचने दो। आप अपनी चाबी घर से लगाई, जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे, वहाँ से चाबी लगाई, वापस घर आ गए, शांति से घर में चिलैक्स करके सो रहे हो। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी महँगी और कितनी हाई-फाई कार ले रहे हो। सिर्फ़ कार ले रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका डाउन पेमेंट दो और कम से कम आपकी ईएमआई बने। तो इसमें क्या है आपका सिबिल स्कोर भी ठीक रहेगा जब आप मंथली टाइमली पे करोगे और आपको ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि यार अगले महीने या ईएमआई की डेट आ रही है, क्या कैसे करूँ, कैसे करूँ? तो मान लो अगर आप कार चूज़ करते हो जो भी, तो उसकी मैक्स से मैक्स जो ईएमआई बने, वो आप इतना मान लो 10 से 12 कार के लिए बता रहा हूँ, 10 से 12 के ऊपर आपको ईएमआई नहीं जानी चाहिए। मैं ये उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जिनकी बहुत ही ज़्यादा इनकम है या बिज़नेसमैन है उनके लिए नहीं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मिडल क्लास हैं या उसके नीचे हैं और उनको कार लेने का सपना है, ये है, सपना हर किसी का होता है। तो जब तक आप सक्सेस नहीं हो रहे, छोटी कार ले लो, ठीक है? ईएमआई इतनी 10-12 एक्सीड नहीं करनी चाहिए कि कहीं आपको पता चले आपने कार ले ली और उसकी ईएमआई बन गई 15,000 20,000 ऐसे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप मैक्स से मैक्स टारगेट लेके चलो, तो उस हिसाब से आप अपना डाउन पेमेंट इकट्ठा कर लो। जैसे मैंने बताया एसआईपी कर के कर लो, उसमें कुछ आपको प्रॉफ़िट भी मिल जाएगा, बाकी आगे चल के जो आपका प्रॉफ़िट है वो सारा निकाल लो, तो आपका डाउन पेमेंट बन गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट जमा करो और कम से कम ईएमआई बनवाओ। तो जब भी आप कार लेने चलो, मैं कुछ लिख पढ़ के आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा कि बैठ के लिख-लिख के दिखाऊँ कि ये कैलकुलेट ऐसे हो रहा, वो ना सिंपल सा चीज़ है, सिंपल एकदम दिमाग से सब कुछ निकाल दो। ये सिंपल सा लॉजिक अपने दिमाग में रखो कि अगर मुझे कार लेना है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि कार लेने का, तो सीधा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका डाउन पेमेंट पे करना है और कम से कम ईएमआई बनवानी है। उसके बाद जो कार आपके अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है, वो कार जाके चुपचाप से ले लो। तो इस तरीके से आपको कार लेनी है। अब बात करते हैं घर की। अब घर जो लोग आजकल लेते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फ्लैट जिसमें 1 फ्लोर होगा या 2 फ्लोर होगा, फ्लोर मिलेंगे आपको और दूसरा होता है ज़मीन से पूरा घर, ठीक है? लोन दोनों में ही बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लोन लेके ये चीज़ करना चाहते हैं, लोन हर किसी में होता है, चाहे आप फ्लोर वाला लो, चाहे आप डायरेक्ट लो, या तो आपको अपना इनकम सोर्स जो कुछ भी वो दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब इतना मैं कैश में ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, तो लोन करना पड़ेगा। तो जब आप ज़मीन से ले रहे हो, तो वो वाला रिस्क मैं एक बार मान सकता हूँ कि हाँ, आप ले लो। वो वाला रिस्क जब आप ज़मीन से ले रहे हो। ज़मीन से घर ले लो या एक प्लॉट ले लो, वो आप लोन कर लो। उसमें भी सेम फंडा है जैसे मैंने कार के लिए बताया, ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दो और कम से कम ईएमआई बनवाओ। ज़मीन ले रहे हो या ज़मीन पे बना हुआ घर ले रहे हो जिससे मतलब ज़मीन भी आपके नाम हो रही, तो ठीक है आप कर लो। उसके लिए बट फंडा यही है कि ऐसा नहीं कि ज़मीन से घर मेरे नाम का घर हो गया, मेरे नाम का, फिर घर में भले भूखे मर जाओ, बच्चे लोगों की फीस भरने के टाइम में हालत खराब हो जाए, ये हो जाए, लेकिन भाई साहब मेरा घर है, ज़मीन से जड़ से अपना घर है, ये वाला नहीं। ये टाइम चला गया है। जो सोच रहे, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनको मत सुनो, वो आके आपका घर नहीं चलाएँगे, ना आपके सुख-दुःख में साथ देंगे। वो सिर्फ़ बोलेंगे और निकल लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि दूसरों की सुननी नहीं है, दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत हो, वो आपके साथ आपके कलीग हों और आपको लग रहा है ये कैसे आगे निकल रहा है ये वो, तो हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत हो, उसे बैकअप मिल रहा हो, आपको नहीं है। तो इस चीज़ में कभी भी फ़ॉल नहीं होना है कि दूसरों को देख के हमें जड़ से घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो सबसे पहला फंडा सीधा-साधा जाता है, जो ज़मीन से जड़ से घर है या प्लॉट है, सेम वही कार के लिए, जो कार पे रूल अप्लाई होता है वही इसके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट, कम से कम ईएमआई। अब बात करते हैं फ्लैट के लिए। अब बहुत से लोग से मिलोगे आप, जैसे मैं भी मिला हूँ, वो ये कहते हैं भाई तू रेंट दे रहा है, इससे अच्छा एक फ्लैट ले ले। अब उसमें क्या होगा जब आप फ्लैट ले लोगे ना, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अब उसका नलका खराब हो, उसकी पेंट उधड़े, ठीक है, बारिश में सीलन आ जाए, कुछ भी हो वो आपकी टेंशन है। तो एक साइड तो आपने डाउन पेमेंट दिए उसके, मान लो आजकल तो वैसे भी घर कितने महँगे मिल रहे हैं आपको पता ही है, 50 लाख का घर मान लो, उसमें आपने 8 लाख रुपए दे दिए डाउन पेमेंट, ठीक है? अब चल रहा है आपका ईएमआई कम से कम 27,000 30,000 से कम की बनेगी नहीं। तो अब 30,000 के करीब आप ईएमआई दोगे, ठीक है? उसके बाद घर में नल खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, स्पार्क आ गया, सीलन आ गई। पता है बहुत बार तो जिस टाइम घर ले रहे हो तो उस टाइम तो नई-नई बिल्डिंगें एकदम चमकती हुई मिलती है, वो तो फर्स्ट मॉनसून के बाद पता चलता है उसका क्या सीन है। सीलन आ गई, कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, वो सब आपकी जेब से जाएगा। ईएमआई जा रही, ये सारी चीज़ें जा रही। यहीं आप रेंट में देखो, आपको सिर्फ रेंट देना है, उसके बाद टेंशन फ्री।
मकान मालिक अपना देखेगा, नल टूट रहा उसको फ़ोन करो, लाइट नहीं आ रही उसको फ़ोन करो, कहीं सीलन हो रहा या पेंटिंग उधड़ रही, सब के लिए उसको फ़ोन कर दो, वो आएगा अपना सँभालेगा, वो अपनी चीज़ें देखेगा, आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं फ्लैट लिया, आप वो जिस दिन आपने फ्लैट लिया ईएमआई में फँस गए और उसके बाद सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएँगी, घर का देखभाल करना सब कुछ मतलब खर्चे खत्म ही नहीं होंगे। खर्चे ब देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 साल में तो आप पेंटिंग कराओगे ही। अब दिल्ली, मुंबई ऐसी सारी जगहों पे अगर आप घर ले रहे हो तो पेंटिंग का भी खर्चा कितना आता है आपको पता ही है। और छोटे-छोटे खर्चे लगते हैं कि छोटे हैं, क्या हो गया, हो जाएगा बट आगे को चल के वो बड़े हो जाते हैं क्योंकि आपकी ईएमआई इतनी ज़्यादा जा रही। तो फ्लैट से अच्छा रेंट पे रहो। 5 साल, 6 साल ना रहे, 5 साल मान लो कम से कम 5 साल आप एक जगह रहे, उसके बाद मन नहीं किया बिल्डिंग चेंज कर ली। अब जो आप रेंट दे रहे होगे वो ईएमआई से कम होगी। प्लस उतना ऐसे भी इधर-उधर खर्च हो जाना है। उसके अगेंस्ट में जैसे आप मान लो 30,000 आप ईएमआई के लिए देते, ठीक है? उसकी जगह आप 15,000 में अपना रेंट कर लिए और वो 15,000 जो आप ईएमआई में दे रहे थे उसकी एसआईपी चला ली। अब ये एसआईपी कैलकुलेटर आपको गूगल पे मिलेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी करके नहीं दिखा रहा हूँ। गूगल पे जाओ उसमें डालो एसआईपी कैलकुलेटर, ठीक है? अब उसमें डा अमाउंट आएगा कितना और कितने साल के लिए। मान लो आप 30,000 की जो ईएमआई कर रहे थे, ठीक है? वो आपकी 30 साल मान लो 30 साल के लिए आपने 30,000 की ईएमआई करा ली। अब ये कैलकुलेट कर लो 30,000 इंटू 12 इंटू 30 कितना आप उसको पे कर रहे हो एक्स्ट्रा, जो हमेशा एक्स्ट्रा जाएगा। जब आपने ईएमआई कराई जितने का आप घर ले रहे हो उससे एक्स्ट्रा जाएगा। वहीं पूरा फुल अमाउंट ईएमआई का नहीं, उसका हाफ अमाउंट 15,000 आप एसआईपी में लगाओगे, वो 30 साल के बाद आपको कितना रिटर्न देगी और आपका टोटल जो कॉर्पस है वो कितना बन जाएगा, वो आप मैच कर लो। उस टाइम आपके पास 15,000 की 30 साल के लिए अगर आपने एसआईपी कर ली बिना तोड़े, उस टाइम में आपके पास इतना पैसा होगा, आप इन हैंड मतलब इन कैश वो सेम फ्लैट खरीद सकते हो। अब सब बोलेंगे उस हिसाब से तो महँगाई भी बढ़ेगी। तो भाई साहब आपके पास डाउन पेमेंट तो ज़्यादा रहेगा ना देने के लिए। डाउन पेमेंट ज़्यादा रहेगा, ईएमआई कम बनेगी, वो भी तो अच्छा है ना। और अभी तो आप अगर डाउन पेमेंट दे दोगे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उस टाइम में जितना आपके पास कॉर्पस होगा उसका आधा डाउन पेमेंट देके बाकी ईएमआई करा ली, प्लस आपके पास जो ये सेविंग है ये कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, आपका एसआईपी भी कंटिन्यू रहेगा, तो आपके पास पैसे रहेंगे ही रहेंगे हाथ में, खत्म नहीं होगा कभी भी। बट वो चीज़ आप अभी जवानी में सोच लो कि मुझे ऐसे बनना है, अगर आपके बैकअप में माँ-बाप के पास अंधे-धुंध पैसे, ज़मीन है तो जो करना है वो करो। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास बैकअप में कुछ नहीं है, सब अपने भरोसे पे है, उनके लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और सबसे बेस्ट मैं बताऊँ, घर और कार कब लेनी चाहिए, चाहे अपने बजट की हो। आपने अगर डिसाइड किया हुआ आपको शादी करनी है, सबसे पहले आज की डेट में इंडिपेंडेंट लड़की से शादी करो, लव मैरिज करो, जो मैरिज करना है करो, बट उसको घर पे नहीं बैठाना। हमने बड़े बुजुर्गों ये सब की सुन के ना कि छोरी काम थोड़ी करेगी, छोरी का काम करने का मतलब थोड़ी है, शादी के बाद छोरी ऑफिस जाएगी, ऐसे ना होएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आज की डेट में सर्वाइव करने के लिए दोनों को काम करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप लड़की और लड़का मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके उस टाइम पे कार और घर खरीदो, जिसमें अगर आपका थोड़ा जो ईएमआई मैं बता रहा था कम से कम रखना है, थोड़ा बढ़ गया ना, तो एटलीस्ट दूसरे साइड से सपोर्ट रहेगा। दोनों मिलके अपना एक कैलकुलेशन करो, अपना एक चीज़ बताओ कि एक इतना अमाउंट इसका पर्सनल रहेगा और इस चीज़ में कोई हस्तक्षेप सॉरी क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा कि तू इन पैसों के क्या कर रही है या तू इन पैसों का क्या कर रही है। ये इसका अपना खर्चा है, ये इसका अपना खर्चा है, इंडिपेंडेंट इन्हें उस पैसे से जो करना है करें। आग लगाना है, आग लगा दें, उससे मतलब नहीं। उसके बाद दूसरा घर का खर्चा, उसके बाद ईएमआई कौन भर रहा है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेविंग कभी भी बंद नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तीसरा कि किसके सैलरी से या कौन दोनों मिल के करेंगे या कैसे है, वो सेविंग्स कैसे होगी। सेविंग्स, ईएमआई, घर का खर्चा, दोनों का अपना पर्सनल वो और प्लस एक अगर उसके बाद भी पैसे बच रहे हैं तो एक और अपना जॉइंट अकाउंट बना के उसमें थोड़े-थोड़े पैसे डालो। इस हिसाब से आप फैमिली चलाओगे तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की या रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब मैंने इतना समझा दिया, अब जाओ जिसको घर लेना है घर लो, जिसको कार लेना है कार लो, कैसे लेना है वो सब आपके हाथ में। कहीं पे कुछ डाउट रह गया है, कुछ है उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। अगर आप इस चैनल पे कमेंट करोगे, इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करोगे, जो भी आपको डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ से रिलेटेड फिर उन चीज़ को मैं लूँगा और एक अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी यार आप लोग मेरे वीडियोज़ पे कमेंट नहीं कर रहे हो या अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आप तो अपने लोगों क्योंकि अभी मेरी वीडियो ज़्यादातर उन्हीं के पास जाती है जो मेरे नोन टू हैं। तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो करो कि आप मेरी वीडियोज़ दूसरे लोगों को शेयर करो, अननोन लोगों को शेयर करो, जो ये सारी वीडियोज़ देख के उनको थोड़ा नॉलेज भी होगा प्लस मेरा रीच भी बढ़ेगा। मतलब जब तक मुझे लोग मेरी वीडियोज़ देखेंगे ही नहीं, फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊँगा? और अभी ये टेस्टिंग के चक्कर में मेरा और नीचे चला गया। अब मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है
5 मिनट भी नहीं लगना। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ देखो, जो वीडियो आपको पसंद आए। ऐसा नहीं है सारी की सारी, एक वीडियो भी अगर आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ उसे अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें और बाकी जो भी इस चैनल पे नया है, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और जो भी वीडियोज़ मेरी जेन्युइनली आपको पसंद आती है, प्लीज़ उसको लाइक करो, कमेंट करो अपने, आपके कमेंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एक क्रिएटर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। तो मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। गाना बन सी यू अगेन। अब इस विसल पे कोई मेरे पे कॉपीराइट मार के दिखाओ, प्लीज़।